वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। ये जो हमारी क्लास है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये है आरओ एआरओ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में जो टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं वो है साथियों पॉलिटी, यानी पॉलिटी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सवाल पूछे गए हैं 2013 से लेके 2021 तक, क्योंकि लेटेस्ट यही हुआ है। तो उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनकी यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। ठीक है, चलते हैं स्लाइड पर। ठीक है, ये देखिए, इससे पहले की क्लास में मुझे याद है कि मैंने आपको 77 तक करवा दिया था। अभी आज हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, घंटी वाला आ गया है, घंटी वाला बजा रहा है, निकल जाने दो इसको, तब शुरू करते हैं। साथियों चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 से हम स्टार्ट करेंगे और आगे देखते चले जाएंगे। ठीक है, देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, सही दिख रहा होगा? ठीक है, प्रॉपर क्लियर होगा। नहीं है तो वीडियो की क्वालिटी आप बढ़ा लेना, दिख जाएगा। ठीक, देखिए पहला क्वेश्चन देखिए, मुख्यमंत्री से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है, ये आपको बताना है। अब क्या क्या कथन है, देखो। कथन है वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, पहला कथन। दूसरा कथन है वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक नियुक्ति पाता है, दूसरा कथन। तीसरा, वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, ये तीसरा स्टेटमेंट है। और चौथा स्टेटमेंट है साथियों, उसका पद पर बना रहना बहुत से कारकों पर निर्भर करता है। अब देखिए, सवाल में आपको बताना क्या है ये आप नोटिस करिए। यहाँ पर ये समझना बहुत ज़रूरी है कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। ठीक है, जो पूछ रहा हो उसी के आधार पर आंसर करिएगा। अब देखो जरा, यहाँ पर आपसे पूछ ये रहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। नहीं पे फोकस करना है हमको, ध्यान रखना। तो देखो पहला कथन देखिए, वह साधारणतः राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, बिल्कुल गलत। यही जो है कथन बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है मैं एक्सप्लेन करता हूं। क्योंकि यहाँ पर जो शब्द इस्तेमाल हुआ है ये है चयन। मुख्यमंत्री का चयन नहीं होता है, ना ही मुख्यमंत्री का चुनाव होता है, ये बात ध्यान रखना। अगर अब तक आपको ऐसा लगता है कि भारत में मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो आप गलत हैं। भारत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं होता, बल्कि भारत में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री की नियुक्ति होती है। नियुक्ति, चयन भी नहीं होता, नियुक्ति करेंगे। और नियुक्ति कौन करेंगे? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं भारत के राष्ट्रपति, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं संबंधित राज्य के राज्यपाल। तो यहाँ पर बस यही चीज़ है। बाकी जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। वह राज्यपाल द्वारा औपचारिक रूप से नियुक्ति पाता है, बिल्कुल ठीक है। वह विधानसभा में बहुमत दल के सदस्यों द्वारा चुना जाता है, बिल्कुल सही है। उसका पद पर बने रहना बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड करता है, ये भी बिल्कुल सही है। बट वह राज्यपाल द्वारा चयनित होता है, ये गलत है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए भाई, अगला क्वेश्चन देखिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपके पास, भारत में संविधान की मूल संरचना या बुनियादी ढांचे के सिद्धांत का स्रोत क्या है? ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 79 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है, थोड़ा जूम कर देता हूं जिससे केवल क्वेश्चन पर ही आप लोगों का फोकस रहे। क्वेश्चन नंबर 79 देखेंगे। भारत में, प्रश्न है, भारत में मूल ढांचे की अवधारणा का जो सिद्धांत है इसका मेन सोर्स क्या है? ऑप्शन ए है संविधान, ऑप्शन बी है न्यायिक व्याख्या, ऑप्शन सी है न्यायविदों के मत, और ऑप्शन डी है संसदीय कानून। तो देखो, इसका जो सही जवाब है साथियों वो है जुडिशियल जो फैसले आते हैं, जो कानून के द्वारा, जो कोर्ट के द्वारा फैसले आते हैं, जो न्यायिक व्याख्या है वो इसका स्रोत है। कहाँ से आया है जरा मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। देखो, अगर आप भारत में साथियों, अगर आप भारत में बात करो मूल ढांचे की अवधारणा, मैं यहाँ थोड़ा समझाने का प्रयास करता हूँ इसको। संविधान का मूल ढांचा, ठीक, मूल ढांचा क्या है? तो देखो, सबसे पहले तो मूल ढांचे की जो अवधारणा है ये आई कब है, पेपर में यही पूछ लेगा। तो साथियों ध्यान रखना, जो मूल ढांचे की अवधारणा है ये आई है केशवानंद भारती
केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के बाद में, ठीक 1973 में इस केस में फैसला हुआ कि संविधान का मूल ढांचा क्या होगा। इसका अभिप्राय क्या है? तो साथियों, मूल ढांचे का अभिप्राय ये है कि मूल ढांचा का अगर हम मुख्य रूप से अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसका अर्थ ये है कि साथियों, भारतीय संविधान को जब बनाया गया तो उसका मुख्य आधार क्या है। माने संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं के मन में क्या चल रहा था, उन्होंने किस सोच के साथ संविधान का निर्माण किया, यही संविधान का मूल ढांचा है। और भारत की संसद को भी संविधान में संशोधन करने का तो अधिकार है, लेकिन भारत की संसद भी मूल ढांचे में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं कर सकती, ये बात याद रखना। मूल ढांचे का अर्थ है कि संविधान को मूल रूप से किस लिए बनाया गया है, ये मतलब है मूल ढांचे का। अब मूल ढांचे की जब कोर्ट ने व्याख्या करी केशवानंद भारती केस में, तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट दे दी कि ये जो है मूल ढांचा है। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, जो 2-3 चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो मैं यहाँ आपसे साझा करता हूँ कि मूल ढांचे में कोर्ट ने क्या क्या बताया। तो मूल ढांचा में कोर्ट ने ये तक बताया है कि जो सुप्रीम कोर्ट है, ये भी संविधान के जो सुप्रीम कोर्ट के फैसले हैं, ये भी मूल ढांचे का हिस्सा है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा मूल अधिकार भी जो है कहीं ना कहीं मूल ढांचे के अंतर्गत आते हैं। तो कहने का अर्थ है कि मूल ढांचे की अवधारणा हमें ये बताती है कि संविधान को बनाते समय संविधान निर्माताओं के मन में क्या चल रहा था और संविधान को बेसिकली बनाया क्यों गया है, यही मूल ढांचा है। पेपर में पूछा जाएगा कि मूल ढांचा जो है किस केस में आया, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य के केस में आया 1973 में। केशवानंद भारती कौन थे? तो ये केरल के एक बड़े धर्मगुरु थे, एक सन्यासी थे, जिन्होंने संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा को जन्म देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, अब इसका एक महत्व आप ये समझिए कि चूंकि मूल ढांचे में सुप्रीम कोर्ट ने खुद जो है अपने फैसलों को शामिल कर रखा है, यानी पूरा का पूरा सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत आता है। इससे हमें एक चीज़ और यहाँ समझनी है, वो है ये कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मूल ढांचे के अंतर्गत आता है, इसीलिए कुछ समय पहले भारतीय संविधान में एक संशोधन किया गया और संशोधन करके ये जो है संसद ने कहा कि अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है जजों की नियुक्ति के लिए हम बनाएंगे नेशनल जुडिशियल कमीशन, यानी जजों की जो नियुक्ति करेंगे हम वो करेंगे अब राष्ट्रीय न्यायिक आयोग के अंतर्गत। ये प्रॉपर संविधान में एक संशोधन किया गया कि हम क्या बनाएंगे, जजों की नियुक्ति के लिए एक राष्ट्रीय न्यायिक आयोग बनाएंगे। जैसे यूपीएससी है ना, वैसे ये बनेगा। इसका काम क्या होगा, इसका काम होगा भारत में जजों की नियुक्ति करना। लेकिन चूंकि सुप्रीम कोर्ट खुद मूल ढांचे का हिस्सा है, तो उसने एक आदेश जारी करते हुए राष्ट्रीय न्यायिक आयोग को असंवैधानिक घोषित कर दिया। उसने कहा कि ये असंवैधानिक है, इसको लागू नहीं किया जा सकता और जजों की नियुक्ति जो है वो राष्ट्रीय न्यायिक आयोग से ना होकर के खुद सुप्रीम कोर्ट करेगा। किस विधि से करेगा, कोलेजियम प्रणाली से करेगा। बात समझ में आई आपको? तो सुप्रीम कोर्ट खुद मूल ढांचे का हिस्सा है, यानी सुप्रीम कोर्ट के अधिकारों को भी कम करने का अधिकार भारत की संसद के पास नहीं है, क्योंकि अगर वो ऐसा करेगी तो ये संविधान की मूल ढांचे की अवधारणा पर प्रहार होगा। इसीलिए भारत में न्यायिक आयोग लाना लगभग असंभव है। सरकार कितना भी प्रयास कर ले, इवन कर चुकी है, लेकिन कोर्ट ने इसको निरस्त कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये है किसका साथियों, ये है मूल ढांचे का। उम्मीद करता हूँ आपको मूल ढांचा समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो इसका जवाब क्या होगा, न्यायिक व्याख्या। अब देखो अगला क्वेश्चन, संविधान के 73वें और 74वें संविधान संशोधन किससे जुड़े हुए? ठीक है, क्वेश्चन है हमारा कि संविधान के 73वें और 74वें संशोधन निम्नलिखित में से किसके सृजन के लिए उत्तरदायी है? ठीक, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है राज्य निर्वाचन आयोग, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है यहाँ पर जिला नियोजन समिति। चौथा ऑप्शन है तीसरा ऑप्शन है राज्य वित्त आयोग और चौथा ऑप्शन है राज्य संपत्ति कर मूल्य निर्धारण बोर्ड। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इसको। तो देखिए, मुख्य रूप से अगर हम 73वें और 74वें संविधान संशोधन की बात करें तो इनका जो संबंध है वो है साथियों मूल रूप से पंचायती राज से। 73वें संविधान संशोधन का संबंध पंचायती राज से है और 74वें जो संविधान संशोधन है इसका जो संबंध है साथियों वो है
जो शहरी निकाय हैं उनसे ये जो है जुड़ा हुआ है। ठीक, लेकिन इसमें मेरे को कोई ऐसा ऑप्शन दिख नहीं रहा है, तो इसको मैं यहाँ पर छोड़ना चाहूँगा। आप लोग को अगर पता हो तो आप लोग मेरे को बताना फिलहाल। ठीक है, अच्छा हाँ ठीक है, ये सवाल नहीं है, सवाल एक्चुअल में नीचे है। ठीक है, अब हम इसको कर ले जाएंगे क्योंकि सवाल ये नहीं है, सवाल नीचे दिया हुआ है, इसमें कूट बनाना है हमें। ठीक है, ओके, अब ये सवाल हो जाएगा। देखो, तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत क्या क्या है वो हम देख लेते हैं। चलिए देखो, अब यहाँ पर हमें इसका आंसर करना है। देखिए आंसर कैसे होगा मैं आपको बताता हूँ। देखो भाई, आंसर इस तरीके से होगा, ये जो है इसमें ये पूछ रहा है कि 73वें और 74वें संविधान संशोधन किसके लिए जिम्मेदार है, क्या क्या बनाया गया था। तो देखो यहाँ पर जो है अगर आप देखोगे तो इसका संबंध है पंचायती राज से। 73वें और 74वें जो संशोधन है ये 1993 में हुए हैं, 1992-93 में। तो इसका संबंध है पंचायती राज से और जो नगरीय स्वशासन है, ठीक है, नगर पालिका वगैरह, उनसे है। तो इनसे जुड़ा हुआ है बेसिकली। तो ये अब यहाँ पर हमें क्या क्या मिला है, तो चूंकि इनके चुनाव भी तो करवाने पड़ेंगे, इनके चुनाव करवाने पड़ेंगे। तो चूंकि इनके चुनाव करवाने हैं तो पहले हम क्या बनाएंगे, चुनाव आयोग बनाएंगे। किसका, राज्य का। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया जाएगा क्योंकि पंचायती राज का चुनाव करवाना है। ठीक है, गांव के प्रधान का, जिला पंचायत का, क्षेत्र पंचायत का, इसका चुनाव कौन करवाएगा, राज्य का निर्वाचन आयोग करवाएगा। तो वो हो गया। दूसरा, जिला नियोजन समिति भी बनानी पड़ेगी, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी, क्योंकि हमें जिले के लिए भी तो काम करना है, जिले के लिए भी तो योजना बनानी है, तो वो काम होगा। और तीसरा, इन सब योजनाओं को बनाने के लिए पैसा भी तो चाहिए, तो क्या बनाएंगे, राज्य वित्त आयोग भी बनाएंगे। तो 73वें और 74वें संविधान संशोधन में ये सारी चीज़ें शामिल हैं। समझ में आया आपको? ठीक है, इंपॉर्टेंट है भैया, ध्यान रखना। तो कूट क्या बन जाएगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं भाई। आगे प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया। ठीक है, ऑप्शन देखिए। ऑप्शन है साइमन कमीशन, राजाजी फार्मूला, कैबिनेट मिशन योजना या वेवेल योजना। ठीक, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, कैबिनेट मिशन योजना। देखो, अगर हम कैबिनेट मिशन की बात करें तो कैबिनेट मिशन आया है 1946 में, 1946 में, 1946 में आया है कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन में स्टैनफोर्ड क्रिप्स, एजी अलेक्जेंडर और एक व्यक्ति और शामिल थे जिनका नाम मैं अभी मिस कर रहा हूँ कैबिनेट मिशन योजना में। स्टैनफोर्ड क्रिप्स थे, एवी अलेक्जेंडर थे, और हाँ एक व्यक्ति और थे जिनका नाम है लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस। ये 3 लोग इंडिया में आए और इन्होंने जो है कैबिनेट मिशन योजना 1946 में पास करी। इनको भारत क्यों भेजा गया था? इनको भारत भेजा था उस समय के जो इंग्लैंड के पीएम थे क्लीमेंट एटली, उन्होंने भेजा था और उन्होंने साफ साफ कह करके भेजा था कि भारतीयों की जो भी डिमांड है उन्हें पूरा करो और भारत को आज़ाद करो। तो ये बेसिकली भारत की आज़ादी की योजना का प्लान बनाने आए थे। अच्छा, अब चूंकि भारत में लोग हमेशा से डिमांड करते थे कि हमें जो है संविधान चाहिए, संविधान चाहिए, तो इस कैबिनेट मिशन ने ये कहा कि ठीक है, आप संविधान बना लो, और संविधान बनाने के लिए आपको गठन करना होगा किसका, संविधान सभा का। तो आप संविधान सभा का गठन करिए। ठीक है, तो इसी योजना के अंतर्गत साथियों याद रखेंगे, इसी योजना के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत ही पहली बार गठन किया गया किसका, संविधान सभा का। ठीक है, अच्छा, इन लोगों ने जो संविधान सभा का गठन किया, वो संविधान सभा का जो आधार था वो था जनसंख्या। ये भी मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पीसीएस वगैरह में यहाँ से सवाल बनता है। तो यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना है कि ये जो संविधान सभा बनी, ठीक है, इस संविधान सभा का जो आधार था वो था जनसंख्या। पेपर में पूछता है कि बताइए संविधान सभा की एक सीट कितनी आबादी पर थी। तो मेरे बच्चों, संविधान सभा की जो एक सीट थी ये थी 10 लाख की आबादी पर। 10 लाख की आबादी पर संविधान की एक सीट थी। और इस तरीके से जो टोटल सीटें निकल के आई संविधान सभा की, वो निकल के आई थी 399। ये कुल सीटें थी संविधान सभा की। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जो कुल सीटें थी
399 ये थी आज़ादी पूर्व यानी स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति है ये, ठीक है। अब स्वतंत्रता पूर्व की स्थिति है यानी इन 399 सीटों में पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल है। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हो गया तो सीटों की संख्या घट के 399 से रह गई 289। ठीक, चलिए तो ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया, डिटेल एक्सप्लेनेशन, ठीक है। मच्छर बहुत सारे हैं भाई, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। हो गया ना इसका जवाब, तो सी हो जाएगा। आगे देखो, अगला प्रश्न है हमारे पास, कि बताइए किस अधिनियम ने भारत में संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी। ठीक है, संघीय शासन व्यवस्था किस अधिनियम के अंतर्गत आई है। ऑप्शन है आपके सामने 1909 का अधिनियम, 1919 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम या फिर 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम। ठीक है, फिलहाल अगर हम इसके जवाब की बात करें साथियों, तो भारत में संघीय शासन प्रणाली का जो शुभारंभ हुआ है ये हुआ है इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 में, ध्यान रखना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत भारत में संघीय शासन व्यवस्था की नींव रखी गई। अगर हम बात करें भारत शासन अधिनियम 1935 की, तो आपको पता चलेगा कि ये भारतीय संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा है। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भारतीय संविधान का 70% हिस्सा, 70% हिस्सा जो है कहाँ से लिया गया है, भारत शासन अधिनियम 1935 से ही लिया गया है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना। और अगर हम थोड़ा और डिटेल में जाएं इसके, तो चलिए बोर्ड पर चलते हैं और डिटेल में जाएं साथियों, तो हमें पता चलेगा कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, इंडियन काउंसिल एक्ट 1935 जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक तो संविधान का सबसे बड़ा हिस्सा यही है, दूसरा पेपर में कभी कभी पूछ लेता है इसमें कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थी। तो ध्यान रखना, इसमें 321 तो आर्टिकल थे, ठीक, और 10 अनुसूचियां थी, 10 शेड्यूल थी अनुसूची। ठीक है, अगर हम आज के संविधान से इसकी तुलना करें तो आज के संविधान में अगर हम देखें तो 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियां हैं। तो कोई बहुत ज़्यादा अंतर है क्या भाई? 321 से 395 कोई बहुत ज़्यादा अंतर तो है नहीं, इसी से मिलता जुलता है, तो ये चीज़ है। दूसरा अगर हम देखें तो इंडियन काउंसिल एक्ट के अंतर्गत ही शक्तियों का विभाजन किया गया। जैसे शक्तियों का विभाजन है ना संविधान की 7वीं अनुसूची में, है ना, आपने नाम सुना होगा, केंद्र सूची, राज्य सूची और संवर्ती। तो ये जो शक्तियों का विभाजन है साथियों, केंद्र सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, ये इंडियन काउंसिल एक्ट में ही भारत में लागू की गई थी, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस इंडियन काउंसिल एक्ट से पूछी जाती है वो है ये कि इसी अधिनियम के द्वारा साथियों प्रांतों में, याद रखेंगे बहुत बार एग्जाम में आ चुका है, ठीक है, इसी अधिनियम के द्वारा प्रांतों में जारी द्वैध शासन व्यवस्था को, प्रांतों में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नेंस, प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त किया। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया ये। प्रांतों में द्वैध शासन, ड्यूल गवर्नेंस खत्म हुई और राज्यों में राज्य प्रांत तो एक ही बात है, केंद्र में, ठीक है, केंद्र में द्वैध शासन शुरू हुआ। ठीक है, तो हम लोग याद रखेंगे कि किस अधिनियम के अंतर्गत केंद्र में द्वैध शासन की स्टार्टिंग हुई, तो आप बताओगे इंडियन काउंसिल एक्ट 1935, और किस अधिनियम के अंतर्गत प्रांतों से द्वैध शासन समाप्त हो गया, तो भी जवाब होगा इंडियन काउंसिल एक्ट 1935। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, आप इसको याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए वापस लौटते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान में मूल अधिकारों का विचार कहाँ से लिया गया है। तो यार ये सवाल तो मैंने पहले भी आपको कई बार बताया है, बहुत बेसिक है, हम सब लोग जानते हैं, ठीक है, कोई नई चीज़ इसमें नहीं है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं इसको। फिलहाल इसका जो सही जवाब होगा वो होगा USA, यानी अमेरिका। अमेरिका के संविधान से हमने लिया है फंडामेंटल राइट्स का कॉन्सेप्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? मनरेगा। मनरेगा क्या है? मनरेगा है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम। ठीक है, तो ये जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है? ये एक सेकंड, कहाँ गया भाई? हाँ, ये रहा, थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। ठीक है, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने के लिए लाया गया है, ये हमें बताना है। चलिए देखते हैं इसका जवाब। इसका जो सही जवाब है साथियों वो है आर्टिकल 43, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 43 जो है वो ग्राम में, ग्राम मतलब गांव, ग्राम में कुटीर उद्योग की स्थापना से जुड़ा हुआ है। ठीक है, और ये जो आर्टिकल 43 है साथियों, ये शामिल होता है डीपीएसपी में। ठीक, तो आर्टिकल 43 जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज, उसके आर्टिकल नंबर 43 में लिखा हुआ है कि राज्य गांव में कुटीर उद्योगों की स्थापना और उन्हें बढ़ाने का प्रयास करेगा। ये मच्छर बताओ बोर्ड चला रहे हैं मेरा भाई यार, मतलब कलयुग आ गया भाई, अब मैं क्या ही बोलूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, ये आपको बताना है। डीपीएसपी इनमें से कौन सा नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो डीपीएसपी की हम बात करें तो देखते हैं जरा इनमें से कौन सा नहीं है। पहला ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है मद्य निषेध। मद्य मतलब शराब। ठीक है, तो क्या डीपीएसपी में शराब को रोकना शामिल है? तो देखिए मैं आपको बता दूं, बिल्कुल। आर्टिकल नंबर 47 भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 47 ये साफ साफ कहता है डीपीएसपी में कि हम मादक पदार्थों पर प्रतिबंध लगाएंगे। ठीक, तो ये तो शामिल हो गया। गो संरक्षण, गैया गाय का संरक्षण, तो क्या ये डीपीएसपी में शामिल है? बिल्कुल शामिल है। आर्टिकल नंबर 48, आर्टिकल नंबर 48 में साफ साफ लिखा हुआ है कि राज्य दुधारू पशुओं का संरक्षण करेगा। और आगे है पर्यावरण संरक्षण, तो क्या पर्यावरण संरक्षण इसमें शामिल है? बिल्कुल शामिल है भाई। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 48A जो पहले संविधान में नहीं था, जिसको जोड़ा गया है 42वें संविधान संशोधन 1976 के अंतर्गत, उसकी हम बात करेंगे। ये 1976 में है, ध्यान रखना। ये जो आर्टिकल ये है, ये कब आया है? 1976 में, जो 42 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसमें जो है इसको जोड़ा गया है। तो ये तो तीनों है, लेकिन 14 वर्ष के बच्चों की, मतलब 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा, क्या ये डीपीएसपी में शामिल है? तो देखिए ये तो फंडामेंटल राइट है भाई। ये क्या है हमारा? ये है फंडामेंटल राइट, तो ये इसमें नहीं है, तो यही इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक बात आप समझ लो, यहाँ जो मैं डिटेल एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ इसका अर्थ केवल ये है कि आपको इन सवालों में भी जो छुपे हुए सवाल हैं, ठीक है, जो इनमें जुड़े हुए सवाल हैं वो भी आपको क्लियर हो जाए, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा कि जो सीधे सीधे जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही चीज़ें आ जाए, ऐसा तो नहीं होने वाला है। लेकिन हाँ ये है कि अगर आप इनसे जुड़े जो ऑप्शंस हैं इनको भी एक बार देख लोगे ना, तो फिर क्या होगा, तो पेपर में अगर इनसे जुड़ा भी कोई प्रश्न आता है तो आप उसे कर पाओगे। इसलिए मैं जो है यहाँ पर इनको करवा रहा हूँ। ठीक है, मच्छर जो है चैन नहीं लेने दे रहे भाई, हट जाओ, चलो शू। देखो अगला क्वेश्चन देखिए, अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत के संविधान के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध करता है? यानी किस आर्टिकल में बच्चे जो है कारखाने में काम नहीं करेंगे, ये लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखो अनुच्छेद नंबर 19 की हम बात करें तो अनुच्छेद नंबर 19 जुड़ा हुआ है किससे? अनुच्छेद नंबर 19 जुड़ा हुआ है स्वतंत्रता से। स्वतंत्रता किसकी? वाक एवं अभिव्यक्ति की। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 17 की बात करेंगे
तो अनुच्छेद नंबर 17 जो है साथियों, ये जुड़ा हुआ है किससे? ये जुड़ा हुआ है अस्पृश्यता से, छुआछूत, अस्पृश्यता उन्मूलन से, ठीक। और ये जो आर्टिकल नंबर 24 है यही इसका सही जवाब है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आर्टिकल नंबर 23 में क्या है, थोड़ा आप भी मेहनत करो मेरे साथ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, इनमें से किस एक को डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा कहा है? तो ये प्रश्न देखिए कई बार मल्टीपल टाइम्स बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसका जवाब है आर्टिकल नंबर 32। ध्यान रखना, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32, अनुच्छेद 32 क्या है? अनुच्छेद 32 है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना आर्टिकल नंबर 32। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है हमारे पास, सूचना का अधिकार क्या है? सूचना का अधिकार, ठीक है। सूचना का अधिकार आप लोग जानते हैं ना, सूचना का अधिकार, राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसे हम बोलते हैं RTI। तो RTI जो 2005 में आया है, ये RTI जो है ये क्या है? एक मूल अधिकार है, एक फंडामेंटल राइट है, या फिर एक विधिक यानी एक कानूनी अधिकार है, या सी ऑप्शन ए और बी दोनों, और डी ऑप्शन ना तो एक ना तो बी। तो फिलहाल जो इसका सही जवाब है वो है बी, एक कानूनी अधिकार है, एक विधिक अधिकार है। अब देखो, चूंकि कानूनी अधिकार है तो कहीं ना कहीं सरकार इस प्रकार की जानकारी देने के लिए बाध्य होती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप सरकार से कुछ भी पूछ लोगे, कुछ भी नहीं पूछ सकते आप। कुछ ही चीज़ें हैं जिनको पूछा जा सकता है, जिनका जवाब सरकार देगी। अब आप RTI डाल के सरकार से ये पूछोगे बताओ परमाणु बम कहाँ रखे हैं, मैं उनको चलाऊंगा, उनको चलाने का मेरे को प्रोसेस बताओ, या परमाणु बम कैसे बनाया तुमने मुझे बताओ, तो ऐसा नहीं हो सकता। RTI में सामान्य रूप से वही मुद्दे उठाए जाते हैं जो लोक हित के लिए ज़रूरी होते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। चलिए आगे देखो। अगला प्रश्न है, इनमें से किसे द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? द्वितीय पीढ़ी का, ठीक है। अब देखो, काम का अधिकार तो है ही हमारे पास, हमेशा से ही है, शिक्षा का अधिकार भी मिला हुआ है, स्वतंत्रता का अधिकार भी है, लेकिन समता मतलब समानता, ये पहली पीढ़ी के पास नहीं था। जैसे जो समानता है, ये समानता पहली पीढ़ी के पास नहीं थी। पहली पीढ़ी सेंस कि जो आज भी समाज में SC ST वर्ग है, ठीक है, उनके साथ कहीं ना कहीं लोग भेदभाव करते हैं, तो उनके भेदभाव को समाप्त करने के लिए भारतीय संविधान ने प्रॉपर आर्टिकल नंबर 17 दिया है, ठीक है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। तो वो जो एक ऐसा अधिकार है जो पहली पीढ़ी के पास नहीं था, जो संविधान लागू होने से पहले शायद इतना नहीं था, बट आज के बाद है, इसीलिए इसको बोलते हैं द्वितीय पीढ़ी का अधिकार। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारत सरकार का प्रथम विधिक अधिकारी किसे माना जाता है? ठीक है, भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी। तो देखो, याद रखना, इसका जवाब बहुत ही आसान है। भारत सरकार का पहला विधिक अधिकारी होता है भारत का महान्यायवादी, ठीक है ना, ध्यान रखना, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, ये वो व्यक्ति होता है जो भारत का पहला विधिक अधिकारी होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, ध्यान रखना, ठीक है, ये भारत में किसी भी न्यायालय में सुनवाई कर सकता है, किसी भी न्यायालय में, ये इसका अधिकार है, ठीक। दूसरा, याद रखना कि महान्यायवादी जो है वो वही व्यक्ति बनता है, यानी अगर हम इसकी योग्यता की बात करें तो महान्यायवादी वही व्यक्ति बनेगा जिसकी योग्यता सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की है, यानी सुप्रीम कोर्ट का जज बनने की योग्यता है, तब आप जो है महान्यायवादी बनोगे। और तीसरा, यही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है साथियों भारत में, महान्यायवादी ही भारत में एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो संसद का सदस्य ना होते हुए भी सदन की कार्यवाही में भाग लेता है, संसद की कार्यवाही में भाग लेता है, और अगर चाहे तो सदन में किसी भी मुद्दे पर अपना मत, अपने विचार भी प्रस्तुत कर सकता है। ये अधिकार किसी और के पास नहीं है। अगर आप संसद के सदस्य नहीं हो तो संसद में बोल नहीं सकते, लेकिन इसको ये अधिकार दिया गया है महान्यायवादी को, लेकिन इसके पास वहाँ वोट करने का अधिकार नहीं है। ये चीज़ आप लोग ध्यान रखना, ठीक है। तो साथियों, ये हुई आज की हमारी क्लास।
उम्मीद करता हूँ इसमें आपको कुछ नई इन्फॉर्मेशन मिली होगी। अगर आप लोग अच्छे से प्यार देंगे, सपोर्ट करेंगे तो मैं इस क्लास को और बढ़ा दूंगा, इस प्रकार की क्लासेस और लेकर के आऊँगा, टाइम भी बढ़ा दूंगा। बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट दिखाइए, चैनल के सब्सक्राइबर काफ़ी कम है, थोड़ा व्यूज़ इसके बढ़ाइए, यही अपील कर सकता हूँ मैं आपसे। मेहनत मैं आपके साथ पूरी करूँगा, तो बस तैयारी करते रहिए। आरओ में इस बार अच्छा स्कोर हमें करना है मेहनत के साथ। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।